वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक, मस्तियों में? ईद कैसी गुजरी भाई? जिनको ईद मुबारक नहीं कहा था उनको ईद मुबारक, पुरानी पुरानी। थैंक यू, खैर मुबारक, खैर मुबारक। चलो भाई, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सारी छुट्टियां कर ली आपने, एंजॉय कर लिया बड़ा, और अब आ गए हैं पढ़ने और पढ़ाने। भाई देखें, 27 को आपकी टेस्ट है, 27 को आपकी टेस्ट है, ठीक है। अब ले रही है JSMU, और ये JSMU टू द पॉइंट टेस्ट निकालती है। एक बात मैं समझाता चलूँ कि जो पेपर है 60 to 70% वो होगा टेक्स्ट की लाइन्स होंगी, ठीक है, और 30 to 40% जो पेपर होगा वो होगा टेक्स्ट में, मगर लॉजिक रखी होगी उसमें। जनरल स्टेटमेंट हो सकती हैं उसमें, जनरल स्टेटमेंट हो सकती हैं। जैसे अली गया बाहर, बाहर निकलते ही वो स्लिप हो गया, स्लिप होकर गिर गया। जैसे गिरा वो, उसको उसकी जो स्किन है वो रगड़ गई, ठीक है, क्यों? वो फिसलता गया, फिसलता गया। उसके बाद एक हनी आई, बी आया हनी का, वो भी उसको डस गया, ठीक है। अब बताएं अली में कौन सी इम्यूनिटी इंस्टॉल हो गई, कौन सी इम्यूनिटी टूट गई? तो ऐसे जनरल चीज़ें बताएगा आपको। फर्स्ट लाइन गई, सेकंड लाइन काम करेगी। आप बच्चे टेंशन लेते हैं, अरे भाई लॉजिक होगी, क्या करेंगे? भाई इनसे भी क्वेश्चन इजी होते हैं, ये बस जानना होता है, पहचानना होता है। रट्टा इसमें नहीं होता, इसमें कॉन्सेप्ट होता है। मुझे बहुत पसंद है ये सवाल, मुझे आई लाइक, बड़ा लाइक करता हूँ इन क्वेश्चंस को। तो भाई टाइम की मैनेजमेंट को आप टैकल करें, टाइम की मैनेजमेंट सीखें। टेस्ट हम लेते हैं उसमें टाइम मैनेज करें। अब हम आपको तकरीबन मैं 15 या 18 जुलाई तक फर्स्ट ईयर पूरी करूँगा, तकरीबन 20 कर लें, ठीक है, 20 कर लें। फिर जो इंटर के 5-6 चैप्टर हैं मेरे, वो तकरीबन 25 दिन लेंगे, 25 दिन लेंगे तकरीबन इंटर के चैप्टर जो बचे हुए हैं, ठीक है। ये 25 दिन में इंटर आपकी क्लियर हो जाएगी, तो टेंशन नहीं करना। फर्स्ट बैच वाले जो बच्चे हैं उनका तो कोर्स इस डेट को पूरा हो जाएगा 20 जुलाई को, और 20 जुलाई से ये लेकर 27 अगस्त तक रिवीजन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और हमने सोचा है कि इसके दौरान हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करें, और वो टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे तकरीबन 4 या 5 मॉक टेस्ट लेंगे हम एकेडमी से खुद, कि आपकी जो तैयारी है वो रवां दवां रहे और आप हमसे टच में रहें, पेपर के दिन तक हम आपसे टच में रहें और आप मोटिवेटेड रहें, ठीक है। ग्रुप में डिस्कशन, बातें, गप्पे शप्पे चलते रहेंगे। टेंशन नहीं लेना भाई, लेंगे टेंशन अगर कोई लेगा तो वो मुझे दे दे भाई अपना टेंशन, मुझे दे दे अपना टेंशन, आप ना लें टेंशन, ठीक है। चलो एक और बात, इनहेरिटेंस करवाएं बैच 2 को। बैच 2 को होगा ना, कैसे नहीं होगा? इनहेरिटेंस मैं दे दूंगा, सबको अपनी लॉजिक दे दूंगा। अच्छा, फर्स्ट बैच वाले, अब सेकंड बैच वाले जो बच्चे हैं उनकी तो फर्स्ट ईयर इस टाइम पूरी होगी, और इंटर 25 दिन बाद, यानी उनकी जो इंटर पूरी होगी 20 जुलाई से स्टार्ट होगी तकरीबन 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक इनका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऐसा भी कर लें 20 अगस्त तक, तो इनको 7 दिन हैं बीच में। तो ये टेंशन लें नहीं भाई, नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब कैसे करना है? मैंने जिनको टाइम सेकंड बैच वालों को, बस भाई आप एक काम करें, आप रिवीजन करते रहें, आप रिवीजन करते रहें जो हम पढ़ाते जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर पढ़ाई है, करते चलें, रिवीजन करते चलें, करते चलें, करते चलें। ऐसे नहीं
ऐसे नहीं रिवीजन A to Z, नहीं भाई ऐसे नहीं करनी, सिलेक्टेड रिवीजन कैसे करनी है, सिलेक्टेड, ऐसा नहीं कि टेंशन ही बने ए से लेकर Z तक पढ़ना है। भाई अगर आपको बायोमॉलिक्यूल में कोई डाउट्स नहीं है तो छोड़ दें इसको, सेल में कोई डाउट नहीं है तो छोड़ दें इसको, हाँ एंजाइम बड़ा मसले वाला है तो कर लें उसको, बायोमॉलिक्यूल में लिपिड मसले वाली है तो कर लें उसे। टू दी पॉइंट, एरियाज ढूंढ के। 27 डेट को टाइम कैसे मैनेज करना है वो मैं बताऊंगा, इन डिटेल बताऊंगा। आज अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें। 27 डेट को एग्ज़ाम हॉल में पेपर के दौरान आपका हाथ पकड़ के मैं पेपर करवाऊंगा आपको। सपोज कर लें, ठीक है, सपोज कर लें मैं आपके साथ हूँगा भाई पेपर में। डन डन, बिल्कुल रियल में, ठीक है। चलो, शुड वी स्टार्ट नाउ, शुड वी स्टार्ट नाउ? वेलकम, ऑलवेज वेलकम। द टॉपिक डिजीज नहीं है भाई सिलेबस में, ये सर्कुलेशन की। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्रांसपोर्ट का प्लांट पोर्शन 4-5 टॉपिक हैं, वो डाइजेशन के बाद, बल्कि एनिमलिया के बाद करेंगे। चलो भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन हो, सब मिल के एक ही काम करें, डाइजेशन, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पढ़ा हुआ है हमारा, इसकी डेफिनेशन पढ़ानी नहीं थी मुझे, वायरस भी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम को सुने, सुन रहे हैं? करूँ ना मैं स्टार्ट? रेडी है ना? हाँ चलो आ जाएं। चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे ऑर्गन आते हैं, कुछ असेसरी और कुछ नेसेसरी, कुछ नेसेसरी और कुछ असेसरी, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट। भाई अगर आप GIT ट्रैक में से जैसे फेरेंक्स को निकाल लें, एसोफेगस को निकाल लें, स्टमक को निकाल लें और स्मॉल इंटेस्टाइन को निकाल लें, लार्ज इंटेस्टाइन को निकाल लें, तो भाई मुझे बताएं क्या फूड पास होगा आगे? इनमें से कोई भी निकालें तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये क्या हो गए? नेसेसरी। नेसेसरी वो नहीं जो अच्छी डाइजेशन करे, नेसेसरी उसको कहा जाता है जिसके बिना डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही ना करे, ठीक है। तो क्या फेरिंग्स पर सब डिपेंडेंट हैं कि नहीं है? ये सारे उस पर डिपेंड, वो काम करेगा, आगे भेजेगा तो इसको मिलेगा, 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 ठीक है ना। तो ये एसेंशियल। भाई अब बताएं टीथ क्या हैं? टीथ क्या हैं बताएं? बूढ़े आदमी को नहीं है, बच्चे को भी नहीं है, काम चलता है, नॉन एसेंशियल है, असेसरी हैं, ठीक है। और सलिवा क्या है? सलिवा आप कहेंगे सर 3 to 5% तो डाइजेशन करवाते हैं सलिवा, सलिवा में सल्फरी अमाइलेज होता है। तो भाई तो क्या हुआ, अगर डाइजेशन ना करवाएं हम ग्लूकोज ले लेंगे, और तो ये तो 3.5 ना, 3 to 5% ना, बाकी 95 से लेकर 97% जो शुगर डाइजेस्ट होती है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। वो कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो सलिवा भी ऐसा ही है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि भाई जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज क्या है, लिवर क्या है, क्या इनमें फूड जाता है? नहीं। अगर ये काम ना करें, भले ना करें, हम फैटी चीज़ें नहीं खाएंगे, हम डाइजेस्टेड खाएंगे, बस हम डाइजेस्टेड खाएंगे भाई। तो लिवर, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि लिवर ना हो तो हम चल पड़ेंगे, हम चलेंगे, ग्रो करेंगे, नहीं भाई। लिवर के अलावा इंसान मर जाएगा, मगर GIT ट्रैक काम कर सकता है। मैं GIT की बात कर रहा हूँ। गाल ब्लेडर क्या है? गाल ब्लेडर भाई ये आपके एसेसरी हो गए,
ठीक है। अपेंडिक्स क्या हो गई? अपेंडिक्स ये एक्सेसरी हो गए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही अपेंडिक्स तो ऐसा ही है, ठीक है। तो ये एक्सेसरी और नेसेसरी कुछ पार्ट्स हैं जिनको आप नोट कर लें। अब ये सारे डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, तो इनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जीआईटी का पता है ना, जीआईटी का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मुंह से लेकर एनस तक जो फूड का पाइप है उसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक किससे? अच्छा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी भी एक्सेसरी में है, ओरल कैविटी नेसेसरी, सॉरी नेसेसरी भाई, ओरल कैविटी ना हो ये जो, तो खाना ओरल कैविटी नेसेसरी है इंजेक्शन करने के लिए। इंजेक्शन होगी तो आगे जाएगा ना फूड। चलो चलो सुने भाई, अभी स्टार्ट करते हैं किससे? माउथ से। माउथ के बाद हम पढ़ेंगे माउथ के अंदर जो स्पेस है, माउथ से आगे, माउथ की नहीं है, ओरल कैविटी, या जिसको हम कहते हैं बकल कैविटी, जिसको हम कहते हैं बकल कैविटी। ये दो पढ़ के फिर आगे चलते हैं हम। माउथ, माउथ एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग है, जस्ट ओपनिंग को माउथ कह रहे हैं। इस ओपनिंग को क्या मैं कहूँ? स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर जाज। क्या मैं कहूँ? स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर लिप। ये जो पोर है, सर्कुलर पोर है या स्लिट पोर है? ऐसा स्लिट पोर है हमारा माउथ। तो ये जो ओपनिंग है स्लिट टाइप, क्रीव्स टाइप, इसको हम माउथ कहते हैं। क्यों यूज़ होता है ये माउथ? कौन सा काम है इसका? इंजेक्शन करवाना, इंजेस्टिव पोर भी कहते हैं इसको। और माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल्ड बाय द लिप्स। लिप्स जो हैं वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये माउथ है, जस्ट इंजेस्टिव पोर है। जैसे स्टोमेटा गॉड सेल के बीच स्पेस है, ऐसे ये लिप्स और अपर और लोअर जाज के बीच स्पेस को पोर कहते हैं। माउथ कोई बॉडी नहीं है। अब माउथ से जो चीज़ क्रॉस करेगी वो एक कैविटी में जाएगी, ये वाली अंदर जो कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं ओरल कैविटी। अब ये जो ओरल कैविटी है इसको कुछ साइड्स हैं, और कौन सी साइड्स हैं ओरल कैविटी को? कौन सी साइड्स हैं भाई ओरल कैविटी को? सुने, एक अपर साइड, दूसरी लोअर साइड, ठीक है, और एक जो है साइड मतलब राइट एंड लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट, चार साइड्स हैं, चार साइड्स हैं। राइट और लेफ्ट जो साइड है वो हमारी क्या हैं? चीक्स हैं, ये चीक्स दोनों साइड्स। और ऊपर वाली जो साइड है हमारी, ये वाली, और नीचे वाली ये वाली, रूफ एंड पैलेट। तो ऊपर वाली जो साइड है, ऊपर वाली, उसे हम कहते हैं पैलेट, और नीचे वाली जो है उसे हम कहते हैं रूफ, ठीक है। तो अब इनको बनाते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हैं। देखें भाई, ये हमारा नाक है, ठीक है, ठीक नहीं है, सही नहीं बना, सीधे हटा रहे हैं इसको। ये हमारी नाक है, और ये नाक के बाद माउथ है, और ये माथा है, सर है, ठीक है। ये एक हमने बना लिया आदमी। अब इस आदमी के अंदर आप ये देखें, ये जाज हैं, हाँ बता रहा हूँ, जाज साइड से हैं, वो नज़र नहीं आ रहे आपको। ये अपर फ्लोर मैंने बनाया है और लोअर फ्लोर बनाया है, लोअर रूफ या पैलेट कह लें, ठीक है। ये भाई, अब ये ऊपर वाली हो गई जिसको हमने कहा पैलेट, ठीक है। अब ये जो पैलेट है
ऊपर वाली छत है माउथ की, इसके 3 हिस्से हैं। इसके हिस्से हैं 3, कितने? 3। एक जो हिस्सा है इसका यहाँ तक, ये थोड़ा हार्ड है, फ्रंट वाला जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। बोन है यहाँ पे, मैक्सिला, दोनों अटैच हैं, मैक्सिला बोन कहते हैं ना इसको। और यहाँ से ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट है, तो इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, मसल से बना हुआ है। और ये जो घंटी टाइप स्ट्रक्चर लटक रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं यूवोला। यूवोला। तो ये तीनों मिला के बनाते हैं पैलेट। पैलेट यानी अपर फ्लोर, अपर जो साइड है ये हमारी बन गई। ये बोन है, आगे मसल है, आगे यूवोला। उबती उल्टी जो है होती है घंटी, बेल, जो बेल होती है उल्टी, इन्फंडिब्यूलम शेप होती है ना, ऐसे लटकती है यूविला। हाँ, ये यूविला, ये सॉफ्ट पैलेट और ये हार्ड पैलेट, ठीक है। यूविला, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये हो गया यूविला का रोल। सॉफ्ट पैलेट का रोल सॉल्विंग में मैं पढ़ाऊँगा, सुनते जाएं। जो लोअर फ्लोर है, जो लोअर फ्लोर है वो आगे से फ्री है, आगे से बिल्कुल फ्री है। और पीछे से जब आप जाएंगे, पीछे से जब जाएंगे लोअर फ्लोर पे, तो पीछे वाली साइड पे, लोअर फ्लोर के पीछे वाली साइड पे आपकी टंग अटैच है। टंग अटैच है। और टंग कहाँ है? देखें, ये आपकी टंग है, यहाँ पे अटैच्ड है, और ये टंग माउथ में प्रेजेंट है। आगे से टंग फ्री है, आगे से नीचे अटैच नहीं है, पीछे से अटैच है। कहाँ पे अटैच है? जहाँ से आपकी थ्रोट स्टार्ट हो रही है, थ्रोट से ऊपर माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के लास्ट में, एट द पोस्टीरियर ऑफ ओरल कैविटी, हायोइड से आगे, बिल्कुल हायोइड पर भी इसकी अटैचमेंट है। सब बोन पर अटैच है। टंग कहते हैं सॉफ्ट है, टंग कहते हैं हम खींच लेंगे टंग। भाई टंग खींचने वाली नहीं है, टंग आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। जो टंग है वो तमाम बोन के साथ अटैच है, इसीलिए टंग को आप नहीं खींच सकते, ऐसे निकाल नहीं सकते। कहते हैं ना इतना ज़्यादा नहीं बोलो, नहीं तो टांग, जो टंग है, ज़बान खींच लूँगा। टंग नहीं खींची जाती, बड़ी स्ट्रांग मसल्स है, और ये कहने की बातें हैं। बहरहाल एंटीरियरली फ्री है फ्रॉग की ज़बान, ऐसे एंटीरियरली आगे वाले दांतों तक अटैच होती है लोअर फ्लोर से, रूफ से। और हमारी एंटीरियर है, देखिए फ्री है, हमारी आगे से फ्री है, हम निकाल सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। फ्रॉग माउथ के अंदर ज़बान को नहीं घुमा सकता, फ्रॉग सिर्फ बाहर निकाल सकता है, शिकार करके अंदर ले जा सकता है, उसको एक्सटेंशन होती है। हाँ, फ्रॉग की पोस्टीरियरली समहाउ फ्री होती है, एंटीरियरली फ्री नहीं होती। हमारी पोस्टीरियरली अटैच है, एंटीरियरली फ्री है। और ये जो टंग है, अब टंग टॉपिक आ गया तो टंग को क्लियर करके आगे चलेंगे। साइड्स के बाद माउथ का, ओरल कैविटी का दूसरा हिस्सा क्या हो गया? टंग। क्या मैं कहूँ टंग एक न्यूरो मस्क्यूलर सेंसरी ऑर्गन है? टंग एक न्यूरो मस्क्यूलर सेंसरी ऑर्गन है। आप कहेंगे हाँ सर, मसल गोश्त है टंग का, मस्क्यूलर है, और न्यूरॉन भी हैं सर, क्योंकि दिमाग को मैसेज भेजती है कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, सॉवर है, वगैरह वगैरह। और वो टेस्ट करने के लिए सेंसर रिसेप्टर हैं टंग्स के पास, तो सेंसरी ऑर्गन भी है। चलो टेस्ट बड पर आते हैं, ठीक है। तो टंग की ये डेफिनेशन है, बोनलेस ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, न्यूरॉन कंटेनिंग ऑर्गन है। अब ये फूड को सेंस करेगा, और ये सेंस कैसे करेगा? रिसेप्टर। कमेंट में बताएं रिसेप्टर कौन से होंगे, केमो रिसेप्टर या मैकेनो रिसेप्टर? केमो रिसेप्टर क्यों? आप कहेंगे सर फूड जो है वो केमिकल है। अच्छा मुझे बताएं ये केमो रिसेप्टर कब काम करेंगे? जब आपका खाना
लार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होगा या आपका खाना स्मॉलर पार्टिकल के फॉर्म में होगा? बताएं, टूटा हुआ या ना टूटा हुआ? स्मॉल, टूटा हुआ। क्यों? आप कहते हैं सर अंगूर ले लें, अंगूर ले लें, वो अंगूर जो है वो माउथ में डाल के ऐसे उसको सॉलो कर लें, पता ही नहीं चलेगा कि खट्टा था मीठा था। मगर अगर आप उसको दांतों से तोड़ेंगे तो उसमें से छोटे छोटे केमिकल्स निकलेंगे, फूड के ज़रे ज़रे निकलेंगे। उन छोटे छोटे फूड्स के केमिकल्स को रिसेप्टर सेंस कर लेता है कि ये खट्टा मीठा है, वॉटेवर क्या है। तो टंग के पास 4 किस्म के रिसेप्टर होते हैं। एक स्वीट को सेंस करने के लिए, दूसरा साल्टी को सेंस करने के लिए, और तीसरा सॉर को टेस्ट करने के लिए, और चौथा बिटर को टेस्ट करने के लिए। स्वीट, साल्टी, सॉर, बिटर। लोकेशन को छोड़ दें, लोकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछ लें तो मैं बता देता हूँ कि स्वीट वाले फ्रंट पर हैं, फिर साल्टी हैं, फिर सावर हैं, लास्ट में जो है कड़वे वाले हैं, बिटर वाले हैं। लोकेशन याद नहीं करनी, टेक्स्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है। खामखा जंप ना मारा करें, टू द पॉइंट रहें, बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे। अगर आप अपना कीमती टाइम एक्स्ट्रा चीज़ों को देंगे बुक को छोड़ के, तो बुक वाली कुछ चीज़ें आपसे रह जाएंगी। तो ये टाइम है, बुक को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सुने भाई, चलो, तो ये ज़बान हो गई। अब क्या मैं कहूँ ज़बान का काम है फूड को मूव करवाना और फूड को मिक्स करवाना? हाँ भाई, जब आप खाते हैं तो ज़बान को ऐसे, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, कट ब्रश तेज़ लग जाता है, तो आप इस साइड पे खाते हैं ज़बान की मदद से, यहाँ करते हैं फूड को, या हाथ में उंगली लगा के खाने को इधर करते हैं। ज़बान ही इधर उधर करती है, फूड को मिक्स करती है सलीवा से और फूड को मूव करवाती है। उसके अलावा ज़बान का काम है टेस्ट करना, मेन काम है, प्राइमरी काम है ज़बान का टेस्ट करना। उसके अलावा ज़बान का काम है ब्रश करना, हम में नहीं बाकी एनिमल में ब्रशिंग का काम करती है, रफ़ होती है। ज़बान रफ़ क्यों होती है भाई, कमेंट में बताएं। ज़बान रफ़ क्यों होती है? क्योंकि ज़बान के अंदर एक पेपली होते हैं। पेपली क्या हैं? पेपली या पेपलाए क्या हैं? पेपली या पेपलाए एक स्ट्रक्चर्स हैं जो ज़बान के ऊपर सरफेस पे ऐसे ऐसे बड टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम पेपली कहते हैं। वो पेपली जिनके अंदर रिसेप्टर हो, उन पेपलाए को कहा जाता है टेस्ट का बड। तो ये पेपलाए एक्चुअली बड हैं, मगर सब में रिसेप्टर नहीं है, तो सबको टेस्ट बड नहीं कह सकते। जिसमें रिसेप्टर हैं उसको हम, हाँ, जैसे लाइन ब्रश करता है शिकार करके, ऐसे ऐसे ज़बान घुमाता है अपने दांतों पर, आप देखते हैं शिकार करने के बाद, खाना खाने के बाद, देखा होगा, टीवी में देखा होगा, सामने तो आप जाएंगे नहीं लाइन के। भाई आप में पेपिला हैं, मगर आप ब्रश नहीं करना, वो वाला ज़बान से ब्रश नहीं करना, ज़बान ख़राब हो जाएगी। आपकी ज़बान ब्रश करने के लिए नहीं है, आप इवॉल्व हैं, आपको हाथ दिए गए हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है। जो अरबी वोर हैं, कार्निवोर हैं, वो ब्रश करते हैं, उनकी ज़बान ज़्यादा रफ़ होती है हमसे, ठीक है। ह्यूमन में भी होती है मगर ब्रश करने जैसी नहीं है। मैं कह रहा हूँ पेपली हैं, टेस्ट बड हैं, ब्रश करने की कैपेसिटी नहीं है। ऐसा ना ब्रश ना खरीदें और ज़बान से ब्रश कर लें, नहीं भाई, ऐसा भी ना करना, दांत काट लेंगे ज़बान को। चलो, ब्रश करना ज़बान का काम है। उसके अलावा सॉलोविंग करवाना ज़बान का काम है। सॉलोविंग से मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट में बताएं, ये आपको क्या दिख रहा है? ये वाला क्या दिख रहा है आपको? फूड, खाना, ये खाना दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है ना? आपने चबा के, मतलब कौन सी डाइजेशन की चबाने के थे? मैकेनिकल डाइजेशन, दांतों से। और मैकेनिकल डाइजेशन के बाद सलीवा फूड को डाइजेस्ट करेगा, वो कौन सी डाइजेशन है? सलीवा में एंजाइम होंगे, मैं पढ़ाऊंगा केमिकल डाइजेशन। तो मैं कह रहा था, माउथ में चबाने के बाद जब आपने फूड को बोलस बना लिया, बोलस क्या कहते हैं? बोलस, ऐसा फूड जो चबाया हुआ हो, जिसमें ग्रेन्यूल्स हों, बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट लाइक नहीं है, समहाउ उसमें ग्रेन्यूल है, छोटे छोटे टुकड़े फूड के, हाँ, सेमी सॉलिड टुकड़ों वाला फूड, चबाया हुआ फूड इज कॉल्ड एज बोलस। तो जब बोलस को आप नीचे उगलना चाहते हैं, नीचे, इंजेशन और सॉलोविंग में फ़र्क है। इंगल्फ और सॉलोविंग में, मुंह से लेते हैं, ये इंगल्फ किया आपने,
इंजेस्ट किया आपने, इंगल्फ और इंजेशन में भी फ़र्क है इन जनरल, ठीक है। और सॉल्विंग का मतलब है माउथ से आपने अंदर ले लिया, बक्कल कैविटी से आपने अंदर ले लिया। क्यों कहते हैं बक्कल कैविटी को बक्कल कैविटी? क्योंकि जो अपर और लोअर जाज हैं आपके वो बक्कल टाइप हैं, ये बक्कल की जैसे ओपन और क्लोज होती है, इसीलिए ये जो सारी कैविटी है मुंह के अंदर ये ओरल या बक्कल कैविटी। ओरल क्यों? क्योंकि माउथ ओपन हो रहा है इसमें, और बक्कल क्यों? क्योंकि दांतों के बीच ये स्पेस है, अपर और लोअर जाज से बनी हुई है, तो स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर जाज कंप्लीट जो अंदर स्पेस है उसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। चलो अब सॉल्विंग की बात पर आ गए। आप निगलने ऐसे खामखा कोई चीज़ निकले, कोई भी नहीं, खामखा निकले, तो आपको महसूस होगा कि आपकी जो ज़बान का फ्रंट पोर्शन है ये ऊपर टच करेगा पहले, ये नहीं, फिर इधर से टच करेगी, फिर इधर से टच करेगी, फिर इधर से टच करती जाएगी। तो कमेंट में बताएं जब अगर ऐसे ज़बान करे तो फूड आपका कहाँ जाएगा? जब ऐसा ज़बान करे तो फूड आपका कहाँ धकेलता जाएगा? पीछे। पीछे मतलब हार्ड पैलेट से सॉफ्ट पैलेट और यूवोला की तरफ। तो बताएं ज़बान का फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा है तो फूड किसको ऊपर करेगा? इसको और इसको, दोनों को ऊपर करेगा। तो ये दोनों ऐसे ऊपर हो जाएंगे, तो इनके ऊपर पता है क्या है? इनके ऊपर ये नाक वाली नाली है, यहाँ पे ये नाक वाली नाली है, ठीक है, ये नाक वाली नाली, ये वाली, ये आ रही है, ये आ रही है, ये। तो ये जो नाली है अगर ये ऊपर हो जाए, कौन ऊपर हो जाए? कौन ऊपर हो जाए? सॉफ्ट पैलेट और यूवोला। तो मुझे बताएं ये नाक वाली नाली जिसको यूस्टेचन ट्यूब कहते हैं, ये क्लोज हो जाएगी या ओपन हो जाएगी? क्लोज। कौन क्लोज करेगा? मैकेनिज्म ऑफ सॉल्विंग, ज़बान, फूड धक्का देकर। तो फूड कहाँ जाएगा? नाक की नाली में फूड जाएगा, या फूड नाक की नाली में नहीं जा सकेगा बाय द मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड यूवोला, नहीं जा सकेगा। चलो तो फूड कहाँ पे लगेगा? सीधा जाके लगेगा थ्रोट में। थ्रोट क्या कहते हैं इसको? थ्रोट में जो खाने वाली नाली है उसको क्या कहते हैं? फेरिंक्स या ट्रेकिया? जल्दी कमेंट में बताएं। ट्रेकिया तो सांस लेने वाली होती है, खाने वाली का पूछ रहा हूं मैं। फेरिंक्स। फेरिंक्स। इसोफेगस बाद है भाई, इसोफेगस बाद है। अभी थोड़ा मैं इनको यहाँ से हटाऊंगा, थोड़ा मैं इरेज करूंगा चीज़ों को, ताकि आपको बातें समझ आ जाएं। चलो भाई अब देखें, ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लैक से, ये वाली नाली, यहाँ चलो कोई और कलर कर लेते हैं, इसको रेड देते हैं इसको कलर। ये वाली यहाँ से ये नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, देखें तो, बताएं तो कमेंट में। हाँ नज़र आ रही है। ये वाली नाली है फेरिंक्स, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेरिंक्स। अब ये फेरिंक्स कहाँ से स्टार्ट हुई है? नाक से स्टार्ट हुई है या माउथ से? नाक से। तो जो फेरिंक्स का हिस्सा नाक के सामने है इसको कहते हैं हम नेज़ोफेरिंक्स। जो माउथ के सामने है, यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा, ये वाला, उसको कहते हैं ओरोफेरिंक्स। और जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं लारेंगोफेरिंक्स। और लारेंगो क्यों कहा? तो ये तीन पार्ट किसके हो गए हमारे? किसके तीन पार्ट हो गए? फेरिंक्स के। तो फेरिंक्स के तीन पार्ट हैं। कमेंट में कौन बताएगा फूड कहाँ पे लगेगा? ओरोफेरिंक्स में लगेगा या नेज़ोफेरिंक्स में लगेगा? आप कहेंगे ओरोफेरिंक्स में। नेज़ोफेरिंक्स को क्या करेगा? बंद करेगा। कौन बंद करेगा? यूवोला एंड, ठीक है। तो जब खाना जाएगा, जब खाना जाएगा, यहाँ पे खाना जाके लगा, कमेंट में बताएं मुझे, जहाँ पे अब यहाँ पे खाना लगा जाके ये वाला सॉल्विंग से, तो क्या उसी टाइम गैसेस भी अंदर आएंगी या नहीं? राइट इन द चैट बॉक्स। नहीं 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 नहीं, रास्ता बंद। रास्ता एक काम कर सकते हैं आप। तो भाई सुने, क्या नेज़ोफेरिंक्स का डाइजेशन में कोई रोल है? नहीं, ओनली गैसेस में।
और क्या ओरोफेरेंस का डाइजेशन में तो रोल है, फूड को पास करता है, क्या गैसेस एक्सचेंज में भी रोल है? आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि क्योंकि गैसेस अगर माउथ अब खाना नहीं खा रहे, ऐसे बैठे हैं, सोए हैं, तो ये खाना जो है, ये गैस जो है नेजोफेरेंस से होकर ओरोफेरेंस से आएगा और फिर ट्रेकिया में चला जाएगा। अभी मैं क्या बनाने वाला हूँ, गौर से सुने। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको कहता हूँ ट्रेकियल सिस्टम या रेस्पायरेटरी सिस्टम का लोअर हिस्सा। अब देखें भाई, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये वाली, इसको मैं नाम देता हूँ क्या? इसको मैं नाम देता हूँ, इसको, इस पतली पाइप को ट्रेकिया। और ट्रेकिया की ये जो चोटी है, केप टाइप नज़र आ रही है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लैरेंक्स। लैरेंक्स एक ट्रेकिया का पार्ट है जिसमें 2 धागे होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड कहते हैं आप, और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ट्रेकिया सांस लेने वाली नाली है, ये जाके ओपन होती है किसमें? लंग्स में, ये जाके लंग्स में ओपन होती है। ट्रेकिया के पीछे जो हमारी नाली है, ट्रेकिया के पीछे जो नाली है, ये वाली, ये देखें, ये वाली नाली, ये हमारी क्या है? समझ गए होंगे, ये स्टमक आपका, ये एसोफेगस आपका, और ये फेरेंक्स। अब फेरेंक्स के कितने हिस्से हो गए? कितने हिस्से हो गए फेरेंक्स के? 3। फूड लैरिंग्स में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं बता रहा हूं, सुने भाई। अभी मैं कहां से आपको लेके आऊं, गौर से सुनना पड़ेगा आपको, बड़े इत्मीनान से चीज़ें सुननी पड़ेंगी आपको, रिलैक्स होकर सुनना पड़ेगा आपको। अभी भाई मुझे ये बताएं कि फूड आपका पहुंच गया है कहाँ पे? ओरोफेरेंक्स में। अब जैसे फूड ओरोफेरेंक्स में पहुंचा, यहाँ तक ज़बान का रोल है सॉलोविंग में कि नहीं है? है। नाक की नाली को बंद करना ज़बान का काम है कि नहीं? ये है। यूवोला को ऊपर धक्का देना ज़बान का काम है कि नहीं? ये है भाई। अब मुझे बताएं, हाँ सेरेंक्स कहते हैं लैरिंक्स को, मगर बर्ड में। बिल्कुल सुने, मेरी बात सुने अभी गौर से। अब ये जो मैंने पोर बनाया है, ये वाला, ये पोर किसके बीच है? आप कहेंगे सर ये फेरेंक्स और ये ट्रेकिया और फेरेंक्स के बीच ये पोर है। अगर मैं कहूँ ये पोर खुला हुआ हो तो जो खाना है आपका, ये खाना आपका ऐसे सीधा स्टमक में भी जाएगा मगर इधर भी आएगा ना। तो क्या खाने को लंग्स के पास आना चाहिए? ट्रेकिया में आना चाहिए? नहीं। लैरिंक्स में आना चाहिए? नहीं। तो ये जो पोर है एट द टाइम ऑफ खाना पीना, ये बंद होना चाहिए या ओपन? बताएं जल्दी, ओपन या क्लोज? क्लोज करने के लिए इसके ऊपर एक ढक्कन है, उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। इस ढक्कन का नाम क्या है? ढक्कन को मैं किसी और कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये ढक्कन और ये पोर। अब ये जो पोर है, इसको पोर को कहते हैं ग्लोटिस, जो किसके बीच है? फेरेंक्स और ट्रेकिया के बीच, या डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच, या फेरेंक्स और लैरिंक्स के बीच। ठीक है ना भाई। अब इसके ऊपर जो ढक्कन है वो इसका ढक्कन, ग्लोटिस का ढक्कन, एपिग्लोटिस। अब बताएं ये ढक्कन इसको क्या करेगा? ग्लोटिस को एट द टाइम ऑफ खाने पीना बंद। तो अब ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये सुराख जो है ये कैसे बंद होगा एट द टाइम ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। गौर से सुनिए भाई। अब मैंने खाना खाया, मैंने खाना पहुंचाया कहाँ पे? ओरोफेरेंक्स पे।
अब ये ओरोफेरेंक्स जो है, ये ओरोफेरेंक्स मैसेज देती है ट्रेकिया को। कौन? ओरोफेरेंक्स मैसेज देती है किसको? मैसेज देती है ट्रेकिया को कि मेरे पास खाना आ गया है, मेरे पास खाना आ गया है, बंद करो। किसको बंद करो? ग्लोटिस को बंद करो, नहीं तो ये जो खाना आ रहा है ये इधर जाने के बजाय ये खाना इधर आ जाएगा, और अगर इधर आ गया तो लंग्स में जाएगा, अगर लंग्स में गया तो बात नहीं बनेगी भाई। तो भाई किसने बताया, किसने बताया ट्रेकिया को? ओरोफेरेंक्स ने। मतलब न्यूरॉन थे, जैसे यहाँ पे फूड लगा, न्यूरॉन मैसेज यहाँ पर लेके आए। तो ट्रेकिया जो है वो ओरोफेरेंक्स की मैसेज पर ट्रेकिया ऊपर मूव करता है। आप ऐसे निगल के देखें और यहाँ पे हाथ लगाएं, आप फील करेंगे कि आपका ट्रेकिया ऊपर जा रहा है निगलने के टाइम। ऐसा करने में ट्रेकिया हो रहा है, किया, प्रैक्टिस की आपने, चलो अब गुड। अब ट्रेकिया ऊपर जा रहा है। तो ट्रेकिया ऊपर क्यों जा रहा है? ओरोफेरेंक्स के मैसेज पर। समझे मेरी बात? जब ट्रेकिया ऊपर जा रहा है तो ट्रेकिया के ऊपर क्या है? ट्रेकिया के ऊपर क्या है? लैरिंक्स है। और लैरिंक्स के ऊपर क्या है? देखें, ये ढक्कन है, ये ढक्कन है जिसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। अब यहां तक क्लियर है? आगे बात करूं मैं? कमेंट में बताएं। ओके, चलो भाई, अब अगर यहां तक आपको क्लियर है, हाँ, या ये बात क्लियर करूं तो नए पेज पर जाएंगे। कंफ्यूज क्यों हो गए हैं? एक एक स्टेप मैंने पढ़ा के आया हूं कि भाई अगर मैं रिपीट कर लूँ तो 1 मिनट का है, रिपीट करूँ तो 1 मिनट का है। सिरोसा है ओसोफेगस में, वहाँ पे बात करेंगे, छोड़ें। अभी यहाँ की बात करें कि भाई खाना हमने अंदर लिया, खाने को मेस्टिकेट यानी मैकेनिकल डाइजेशन करने के बाद वीडियो विजिबल है किसी के पास या इनविजिबल, ब्लर वगैरह? एक बच्चा कह रहा है ब्लर है मेरे पास। विजिबल है पक्का? क्लियर है? ब्लर है थोड़ी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके है सर। आप 2 बच्चों के पास नेट का इशू है, बाकी बच्चे सही कह रहे हैं। आंचल और हमजा, आपके पास नेट का थोड़ा इशू है। थोड़ी विंडो वाली साइड जाएं, ऊपर जाएं, वहाँ पे नेटवर्क अच्छे होंगे और वहाँ पे नेट अच्छी चलेगी। ठीक है, चलो आ जाएं। चलो ट्राई करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। कितना मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ भाई, एंट्री का क्लास है, ये तो पहले आपकी चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए थी, मगर मैं कितना कहता हूँ समझ आ रहा है। चलो वेरी गुड, समझ आए बस, यही मेरे लिए बहुत है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। चलो 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 सुनिए भाई, कोई चीज़ है जो स्लो पढ़ानी पड़ती है, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये स्लो पढ़ाना पड़ता है। तो डोंट वरी, मैं 120 पर स्पीड लेके चलूँगा। इस कॉन्सेप्ट को समझें, आगे तो कुछ है नहीं, आगे झटके में आगे चले जाएंगे। सुनिए अभी कि भाई ये जो लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ये ऊपर चला गया। जब ट्रेकिया ऊपर चला गया तो ट्रेकिया किसको जाके हिट करेगा? बताएं कमेंट में। ट्रेकिया ऊपर जाके किसको हिट करेगा? एपिग्लोटिस को। सुने, अब ये ट्रेकिया के ऊपर एपिग्लोटिस है और ये लैरिंक्स है, ये मेरा हाथ, और ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया और लैरिंक्स ऊपर जा रहे हैं तो सीधा हिट कर रहे हैं किसको? किसको हिट कर रहे हैं? एपिग्लोटिस को। अब ये ग्लोटिस है, ये वाला पोर है, ये पोर है, ये एपिग्लोटिस है। अब ये एपिग्लोटिस को ऐसे हिट करेगा तो एपिग्लोटिस हो जाएगा ऐसे, ऐसे होते ये पोर को बंद कर लेगा। तो ट्रेकिया के ऊपर जाने से ग्लोटिस बंद हो जाता है। कैसे? क्योंकि ट्रेकिया और लैरिंक्स जब ऊपर जाएंगे तो एपिग्लोटिस को हिट करेंगे, तो एपिग्लोटिस ये ऐसे इधर से और इधर से ऐसे हो जाएगा, उधर से ऊपर हो जाएगा, इधर से नीचे आ जाएगा। तो ग्लोटिस को ऐसे बंद कर लेगा, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, ऐसे ग्लोटिस को बंद कर लेगा, ऐसे। ठीक है,
इस पोजीशन में चला जाएगा। तो जो खाना होगा इस ग्लोटिस को जोर दे के दबा के, एपिग्लोटिस को बंद करके दबा के ये सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, ग्लोटिस बंद। समझ आई भाई? चलो अब ये सॉलोविंग का मैकेनिज्म है, सॉलोविंग कैसे होती है ये हमारी क्लियर हो गई। अभी मुझे कमेंट में बताएं, क्या जो फेरेंक्स है वो फूड पाइप है या गैस पाइप भी है? फेरेंक्स बहुत काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कनेक्टेड है और रेस्पिरेटरी से भी कनेक्टेड है। फेरेंक्स और एसोफेगस के बीच यहाँ पे एक क्या है, वॉल है। यहाँ पे एक वॉल है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। अब मैं पूछ रहा हूँ, जब हम सांस लेते हैं तो ये स्फिंक्टर क्लोज होता है या ओपन, और जब खाना खाते हैं तो ये ओपन होता है या क्लोज? आप कहेंगे खाना खाने के टाइम खाना आएगा तो इसको धक्का देके खोल देगा, मगर जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के टाइम ये बंद होता है ताकि जो सांस है हमारी वो स्टमक में ना जाए, हमारी सांस ग्लोटिस के थ्रू लंग्स में चली जाए। ठीक है? ड्यूरिंग ब्रीथ क्लोज, ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्लोज, ड्यूरिंग इंजेक्शन पैरास्टालिसिस ये होगा ओपन। चलो भाई, हम अभी आते हैं एक और टॉपिक पर जिसका नाम है एसोफेगस। एसोफेगस एक फूड पाइप है, फूड का पाइप है। अब एक बात याद करनी है, आपका जो जीआईटी ट्रैक है ना, जो आपका जीआईटी ट्रैक है उसके अंदर, अरे भाई एक चीज़ हमने छोड़ दी है, वो कर लें तो एसोफेगस पर आते हैं। हमारे माउथ के अंदर सलिवा एक फ्लूइड है जिसमें 95% वाटर है और कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे इम्यूनिटी में पढ़ाया है मैंने लाइसोजाइम, पैथोजन को किल करने के लिए जो आप खाते हैं, कंटामिनेटेड फूड पीते हैं, उसमें जो पैथोजन होते हैं वो लाइसोजाइम उन पैथोजन को खा लेता है। और एक एंजाइम होता है सिल्वरियम माइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करता है, 3 से 5% स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और एंजाइम के अलावा इसमें म्यूकस होती है, म्यूकस जो फूड को के साथ मिक्स होकर वाटर और म्यूकस फूड को सॉफ्ट बनाती हैं। ठीक है? तो सलीवा का काम फूड को मिक्स करना, फूड को सॉफ्ट करना, लुब्रिकेट करना। लुब्रिकेट का डिटेल में मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, तो लुब्रिकेशन क्या है। लिपिड ऐसी चीज़ है जो सलीवा से लुब्रिकेट नहीं होती, बाकी चीज़ें लुब्रिकेट हो जाती हैं। और सलीवा के अंदर कुछ सर्टेन आयंस हैं। तो ये सलीवा बनाता कौन है कि सलीवा को बनाने वाले ग्लैंड हैं, जिनको हम सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड कितने हैं? 3 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, और एक को कहते हैं सब लिंगुअल मतलब ज़बान वाला ग्लैंड, और दूसरे को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अब ये हाँ ब्रेक हो गई, सुने मेरी बात। मैं 15 मिनट लेट आया था, आता ही लेट हूँ क्योंकि क्लास आपका ऑनलाइन का देर ख़त्म होता है। चलो, सब आपकी ब्रेक नहीं है, फिजिकल की ब्रेक है। आपकी ब्रेक में 10 मिनट पड़े हुए हैं, 15। चलो, सब मैंडिब्यूलर, जो सब मैंडिब्यूलर हैं, ये कौन सा बोन है? मैंडिबुल। तो जो मैंडिबुल बोन है, मैंडिबुल से अंदर, मैंडिबुल से लगे हुए 2 ग्लैंड हैं, इधर से भी उधर से भी, ये सलीवा प्रोड्यूस करते हैं। इनको सब मैंडिब्यूलर प्रोड्यूस क्या करते हैं? सलीवा। और सबलिंगुअल ज़बान, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब बोलना, मतलब ज़बान का काम है। लैंग्वेज ज़बान के नीचे ग्लैंड है यहाँ पे, इनको ये भी प्रोड्यूस क्या करते हैं? सलीवा। काम एक ही है। पैरोटिड, ये को कान की जो लोब है, ये ईयर लोब के नीचे, यहाँ पे नहीं, अंदर से, यहाँ पे माउथ में, मतलब ईयर लोब के नज़दीक, इधर से सीधा इधर से अंदर जाएं, यहाँ पे 2 ग्लैंड हैं जिनको हम सब मैक्सिलरी भी कहते हैं या पैरोटिड भी कहते हैं। सब मैक्सिलरी
क्योंकि ये जो है मैग्जिला बोन से जाकर लगते हैं, तो पेरोटिड लिखा हुआ है हमारे बुक में, ये भी सलीवा प्रोड्यूस करते हैं। तो कुल मिला के प्रोड्यूस करते हैं सलीवा। और सलीवा क्या करता है? सलीवा फूड की डाइजेशन करता है, फूड को से मिक्स होता है, फूड को सॉफ्ट करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, ठीक है भाई। और पीछे चलते हैं। एक और चीज़ माउथ में क्या है? माउथ में टीथ हैं। तो टीथ आपके मुझे बताएं कमेंट में, टीथ पक्के वाले अटैच हैं या लूजली अटैच हैं? पक्के वाले जब टीथ होते हैं तो उनको हम थीकोडोंट कहते हैं। थीको का मतलब है गम में टाइटली पैक्ड, ऐसे नहीं फ्रॉग जैसे, स्नेक जैसे लूजली अटैच नहीं, हमारे थीकोडोंट होते हैं। और ज़िंदगी में कितनी बार आते हैं? 2 बार। तो हम डाइफायोडोंट टीथ कहते हैं हमारे अपने टीथ को, 2 मरतबा आते हैं। एक पहले टीथ को क्या कहते हैं? प्राइमरी टीथ। दूसरे सेकेंडरी टीथ। सेकेंडरी टीथ को कौन से टीथ कहते हैं? परमानेंट टीथ या नॉन डेसिडुअस टीथ। प्राइमरी को क्या कहते हैं? डेसिडुअस या मिल्क टीथ। अर्ली टीथ किसको कहते हैं? अर्ली टीथ। इन्फेंट्री टीथ किसको कहते हैं? अर्ली टीथ, प्राइमरी टीथ, इन्फेंट्री टीथ, मिल्क टीथ, रिप्लेसेबल टीथ और डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस मतलब जो शेड हो जाएंगे। और परमानेंट टीथ, अच्छा ये टेम्पररी टीथ। परमानेंट टीथ, सेकेंडरी टीथ, लेट टीथ और नॉन डेसिडुअस टीथ। 2 मरतबा टीथ आते हैं। ये होते हैं टोटल 20 और ये होते हैं टोटल 32। ठीक है, फार्मूला पढ़ा होऊंगा मैं। और टीथ हमारे जो होते हैं एक टाइप के नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हम टीथ को अपने को कहते हैं हेट्रोडोंट हैं हमारे। हेट्रोडोंट मतलब डोंट डेंटिस्ट से लिया गया है टीथ से, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। 4 टाइप के होते हैं, एक टाइप के नहीं होते। कौन से 4 टाइप? 4 टाइप कौन से? इंसिजर, दूसरे केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसिजर कितने होते हैं? 4 ऊपर 4 नीचे 8। केनाइन 2 ऊपर 2 नीचे मतलब 4। प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे मतलब 8। और मोलर 12। तो 8 और ये टोटल कुल मिला के आप करेंगे तो आपके टीथ बन जाएंगे 32। मैं पढ़ाऊँगा कैसे, अभी सुने। अभी मैं यहाँ पे टीथ बना रहा हूँ, आप पहचानते जाएंगे कि ये टीथ कौन से बना रहा हूँ मैं। आप पहचानेंगे मैंने ये एक टीथ बनाया भाई, सॉरी बड़ा बन गया, इतना बड़ा नहीं बनाना। ये टीथ बनाया है मैंने, कौन सा है कमेंट में बताएं। इंसीजर है, पक्का वाला इंसीजर है। चलो, इंसीजर होते हैं 4। इंसीजर की बता रहा हूं डेफिनेशन क्या है। इंसीजर होते हैं 4। अब 4 इंसीजर के बाद 2 हमारे जो टीथ होते हैं वो लंबे बड़े टीथ होते हैं जिनको हम केनाइन कहते हैं। एक इधर से एक इधर से, इधर वाला मैंने नहीं बनाया, ठीक है। और इसके बाद 2 हमारे पास मोलर टीथ होते हैं, प्रीमोलर। उसके बाद 2 हमारे, 2 नहीं बल्कि 3 हमारे टीथ होते हैं जिनको हम कहते हैं, अब ये हो गए हमारे टीथ जो हैं, ये मोलर, और ये हमारे हो गए प्रीमोलर, ये हमारा हो गया केनाइन, और ये हो गए 2 या ये भी 2 इंसिजर। अब यहाँ से अगर मैं काट लूँ तो मैंने ये कौन सी एक साइड बनाई है राइट, और ये साइड कौन सी है लेफ्ट। यहाँ से मैं काट लूँ, वैसे तो टीथ कैसे हैं हमारे, 16 ऊपर हैं और 16 नीचे हैं, मगर मैंने कितनी साइड बनाई है, हाफ बनाया है।
मुझे कमेंट में बताएं इधर टीथ कितने हैं, इधर इस साइड 16 और इस साइड भी 16। अच्छा इस साइड 16 हैं तो 8 ऊपर होंगे 8 नीचे, 8 ऊपर 8 नीचे, मतलब 16 इधर 16 इधर। हाँ तो करें भाई, एक साइड पे नीचे वाले 8 ऊपर वाले भी 8, एक साइड 8 ना कहें, नीचे वाले 8 ऊपर वाले, तो मैं कह सकता हूँ मैं 8/8 बनाऊंगा। अब इनमें से 8/8 में से 2 कौन से हैं, ये कौन से हैं, इंसीजर, तो 2 मैंने ये नीचे वाले बनाए हैं इंसीजर, क्या 2 ऊपर वाले इंसीजर नहीं होंगे, होंगे। और ये तीसरा मैंने कौन सा बनाया है, K9, तो ये नीचे वाला बनाया है तो ऊपर वाला भी K9। और ये चौथा और पांचवा यानी 2 मैंने बनाए हैं प्रीमोलर, तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले होंगे। और 3 बनाए हैं मैंने छठा, सातवां और आठवां मोलर, तो ये 3 नीचे और 3 ऊपर। ये आपके हो गए 8 ऊपर के और 8 नीचे के, 8/8 एक साइड ये हमारे हो गए। इनटू करेंगे 2 क्योंकि यहाँ से भी एक साइड है, तो हमारे टोटल टीथ बन जाएंगे टोटल 32। अब बताएं टोटल मोलर कितने, 6 इस साइड 6 उस साइड, 6 और 6 12 मोलर। प्रीमोलर कितने, 4 इस साइड तो 4 इस साइड, 8 ये। K9 2 इस साइड तो 2 उस साइड, K9 4, ये 8 और ये 12 और ये इंसीजर भी 8, तो हमारे टीथ हो गए टोटल 32। अब ये 32 टीथ हैं, ये कौन से टीथ हैं, ये परमानेंट टीथ हैं। अगर मिल्क टीथ की बात करें, अगर मिल्क टीथ की बात करें तो ये हटा लें, बाकी ये जो बचे हैं ये मिल्क टीथ हैं। क्या मिल्क टीथ का फार्मूला मैं ऐसे लिखूं, 212/212 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। 2 इंसीजर, 1 K9 और 2 प्रीमोलर। राबिया कह रही है, राबिया फरमान इंसीजर तो 4 हैं। राबिया मैं भी कह रहा हूँ इंसीजर 4 हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, चारों आगे हैं सेंटर पर हैं। क्या चारों राइट साइड कंसीडर करेंगी, नीचे वाले 2 कंसीडर करेंगी राइट और 2 ये इंसीजर हैं, 2 राइट 2 लेफ्ट, ऊपर वाले भी 2 राइट 2 लेफ्ट हैं, तो 4 टोटल तो 8 हो गए। एक साइड में 2/2 कह रहे हैं, समझें इस बात को, समझ आई राबिया को, बात समझ आई तो बताए कमेंट में तो मैं आगे चलूं। चलो भाई क्लियर हो गई। तो ये हमारे टीथ हैं। अब जो ये टीथ हैं अर्ली एज वाले जो टीथ होते हैं, ये 6 मंथ का बच्चा होता है, पहले भी आ जाते हैं कभी कभी, नहीं तो 6 मंथ से आते हैं ये 6 ईयर तक की एज में। और ये 7वें साल की एज से 22 साल की एज तक ये आते हैं। आखिरी जो टीथ हमारा आता है वो ये आखिरी टीथ होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं विजडम टीथ। अक्ल लेके आता है, अक्ल लेके नहीं आता एक्चुअली। 18 से 22 साल की उम्र में ये टीथ आ जाता है। आपकी एज में आपको ये टीथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आपको अक्ल नहीं है। विजडम टीथ का मतलब है ऐसा टीथ जब आए आप समझ लें ब्रेन इसके आगे डेवलप नहीं होगा, यानी ब्रेन की डेवलपमेंट इसके आने पर ख़त्म होती है। यह इंडिकेशन है कि अक्ल और नहीं बढ़ेगा। हाँ तजुर्बे से सीखेंगे आप, गलतियों से सीखेंगे, मगर जो ब्रेन का अपना हेरिडिटी जो अक्ल है वो आपको ज़्यादा नहीं आएगा। आगे आपको तजुर्बा आपका जान छुड़ाएगा। आपको नहीं आए मतलब आपको अक्ल है, मगर अक्ल आना अभी तक आपको अक्ल बढ़ती जा रही है। ठीक है चलो, अब मुझे कमेंट में बताएं, ये सीजर टाइप है, चाकू छुरी टाइप है, तो इनका काम क्या हो जाएगा, कट करना है ना, चीरना फाड़ना। और कमेंट में बताएं ये कट करने वाले इंसीजर हर्बीवोर में कम होंगे या ज़्यादा। हर्बीवोर में ये स्ट्रांग होंगे क्योंकि वो घास को काटते हैं। ठीक है, और क्या K9 ये कार्निवोर में ज़्यादा होते हैं और ओमनी हम में भी हैं। अच्छा, हम में से और कार्निवोर में से अगर मैं K9 की ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ K9 को, तो मुझे बताएं
ये डॉग, केट और लायन का केनाइन है या हमारा ओमनीवोर का केनाइन है? हाँ, उहे फार्म खणी चेस 2 मिनट वे मां अचां थो। हाँ ठीक है। ये केट, लायन, डॉग का जैसे लायन शिकार करने के बाद या ऐसे आपको देख के ऐसे दांत दिखाता है, और ये कार्निवोर के ये दांत देख के आप डर जाते हैं, 2 इधर से नीचे 2 उधर से ऊपर वाले ऐसे दांत दिखाता है। ये कार्निवोर में ज़्यादा होते हैं, ओमनीवोर का ऐसे रिड्यूस होता है। हमारा रिड्यूस है, देखें हमारा इतना बड़ा नहीं, हम मतलब कार्निवोर तो हैं, मतलब हर्बीवोर भी हैं, ओमनीवोर हैं, हमारे बीच इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमारा ये टीथ और ये टीथ दोनों हमारे इंटरमीडिएट हैं। हाँ, कमेंट में बताएं, ये प्रीमोलर और मोलर, इनका जो सरफेस है ऐसे ऊपर से ऐसे होता है, मोटा होता है, और इंसीजर का कैसे होता है? ऐसे 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 सीधा सरफेस होता है ऐसे, और पतला भी होता है इंसीजर का काटने के लिए। केनाइन का ऐसे नोकीला होता है, ऐसे ऐसे नोकीला ऐसे, और जो इन ऐसे होते हैं प्रीमोलर, उनका जो सरफेस है वो मोटा होता है। कैसा मोटा होता है? कैसा मोटा है? जैसे डंडे का, मुझे बताएं, ग्राइंडर देखा है? ग्राइंडर, अगर ग्राइंडर में डंडा मोटा हो हाथ वाला तो जल्दी में वो चीज़ ग्राइंड हो जाएगी। अगर वो पतली चीज़ से हम ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंडिंग सही नहीं होगी। तो ये आपके च्यूइंग करने के लिए हैं, चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। तो बताएं कमेंट में, मोलर और प्रीमोलर हर्बीवोर में ज़्यादा होंगे या कार्निवोर में? भाई आपका माउथ हो गया, ज़बान हो गई, सलीवा हो गया। कल इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे एसोफेगस से, एसोफेगस, स्टमक और कुछ एरियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के पढ़ेंगे। सर्कुलेशन के लेक्चर सारे अपलोड हो गए होंगे, या जो नहीं है तो मुझे बताएं तो वो मैं अपलोड करवा लूँ।